Hello, how are you? Welcome. I am Alpa Parmar from तथास्तु। मेरी वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। So, today's our lesson is third. Third chapter, electrochemistry, and today's our topic is electrochemical cell. Electrochemical cell. What is electrochemical cell? सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है वो हम देखते हैं। So first, electrochemistry in the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction, मतलब तुरंत ही रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत होता है, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जिसको हमें करना पड़ता है नॉन स्पॉन्टेनियसली। The subject is the important both the theoretical and practically, दोनों तरीके से ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दोनों टाइप से इसको यूज़ करते, थियोरिकल और प्रैक्टिकल। ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ये मेथड से प्रोड्यूस करते हैं। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस। हम कितने सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे घर में जो सेल होते हैं, बैटरीज होते हैं, उन सब में डिवाइस में इनको यूज़ करते हैं। द रिएक्शन कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग, मतलब ज़रूरी भी है, पोल्यूशन भी नहीं है उसमें। सो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी दैट आर इको फ्रेंडली। न्यू टेक्नोलॉजी भी है और इससे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम पहले थोड़ा बहुत 11th में प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। साइंटिस्ट गैल्वेनी एंड वोल्टाज सबसे पहले ये बनाया है और उन्होंने ही सबसे पहले इसकी प्रैक्टिकली एक किया था और उसमें से ये सेल उन्होंने बनाया है। इसीलिए इस सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टा सेल भी कहते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब चेंजेस होता है, केमिकल एनर्जी का चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है, क्या है उसमें, ये सब देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक की फॉइल जिसमें रखी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इनमें रिएक्शन होता है। क्या रिएक्शन होता है? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक के लिए तो जिंक सल्फेट बन जाता है यहाँ पे, और कॉपर के यहाँ पे हमने पहले भी प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने ये हम देख चुके पे यहाँ पे कॉपर के ऐसे स्पॉट दिखाई देते, छोटे छोटे ये दिखाई देते हैं। तो ये रिएक्शन होती है जिसमें कॉपर +2 कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर +2 आयन SO4 -2 आयन, जिंक जो हमने लिया है जिंक सल्फेट उसमें से बनता है। धीरे धीरे ये चेंजेस होता है तो Zn+2 SO4- और कॉपर यहाँ पे मिलता है। उसकी रिएक्शन पूरा देखें, SO4 दोनों सेम है जिसको हम ध्यान में नहीं लेते, माइंड नहीं करते। तो हमारी ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है?
जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन इस कॉपर +2 में से कॉपर बनता है और जिंक में से जिंक +2 बनता है। तो कॉपर +2 प्लस जिंक gives Zn+2 प्लस कॉपर। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन तो अगर हम हाफ रिएक्शन में लिखे तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, जहाँ जिसका रिडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है एब्जॉर्ब करता है, वो है रिडक्शन रिएक्शन। और जिंक जो इलेक्ट्रॉन को देता है लूज करता है तो उसको Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन को वो उसने लूज किया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और बोथ आर रेडॉक्स रिएक्शन। फिर उन्होंने दोनों ने मिलके एक और प्रैक्टिकल किया कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का कुछ हो रहा है, मतलब कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन का आपस में चेंजेस हो रहा है, तो कुछ अलग से प्रैक्टिकल करके उन्होंने देखा। तो उन्होंने एक 2 बीकर लिए, उसमें एक में उन्होंने Zn जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और जिंक का रोड लिया, और दूसरे में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और कॉपर की रोड ली, और दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, दोनों को साथ में कनेक्ट कर दिया। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि धीरे धीरे ये जिंक है उसका रोड है कम होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। ये जिंक है, जिंक में से ये सॉल्यूशन में जाता रहता है, जिंक+2 बन के सॉल्यूशन में जाए, Zn+2 प्लस SO4 जिंक सल्फेट में जाता है। और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि यहाँ कैथोड, यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर के रोड पे थोड़ा बहुत कॉपर जमता जाता है, मतलब सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का है उसमें से कॉपर सॉल्यूशन CuSO4 का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें से कॉपर है वो कॉपर रोड पे यहाँ पे जमता जाता है, मतलब कॉपर का रोड थोड़ा बड़ा होता जाता है और ये धीरे धीरे छोटा होता जाता है। मतलब ये जिंक है वो सॉल्यूशन में आता जाता है और Zn+2 बनता है, मतलब उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हुए Zn में से Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हुए वो यहाँ से यहाँ आते हैं, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन पास होता है, इलेक्ट्रॉन पास होता है उन्होंने देखा। फिर उन्होंने वोल्टामीटर लगाया बीच में कि अगर इलेक्ट्रॉन पास होता है तो एनर्जी भी पास होती होगी, तो उन्होंने देखा कि करंट भी पास होता होगा। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर यहाँ पे जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब करते। फिर वोल्टामीटर उन्होंने बीच में लगाया तो उन्होंने देखा कि जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस वे में पास होते हैं उससे उल्टा, मतलब ऑपोजिट फ्लो में करंट पास होता है, तो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था। उन्होंने ये सेल बनाया, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसको गैल्वेनिक और वोल्टा सेल भी कहते हैं। अब इसका इन्होंने अब क्या देखा कि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है वो पास होना बंद हो जाएगा और करंट भी पास होना बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ के Zn+2 बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन Zn+2 मतलब पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, अब वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देते क्योंकि अट्रैक्शन होता है बीच में, तो जाने नहीं देते। और यहाँ पे भी आप देखो तो SO4 बढ़ता जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है तो SO4 भी -2 है और इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, तो वो भी इसको लेते नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करते या तो गेन नहीं करते। तो फिर क्या होता है, तो धीरे 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 ये रिएक्शन स्टॉप होती जाती है, रुक जाती है, क्योंकि अब है इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है और दूसरी तरफ पॉजिटिव आयन जमा हो रहा है। यहाँ पे Zn+2 और यहाँ पे SO4 -2 ऐसे इकट्ठा हो रहे, जमा हो रहे, तो अब बैलेंस नहीं हो रहा है, तो धीरे 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 ये वर्क करना बंद कर देती है और धीरे धीरे ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो अब क्या करना है, अब एक ऐसी ट्यूब लेनी है, अब एक ऐसा डिवाइस लेना है जिससे ये करंट फिर से फ्लो हो जाए, मतलब स्टार्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो हो और करंट का भी फ्लो हो। तो एक डिवाइस लिए जिस नॉन इज यू ट्यूब, या तो इसको बोलते हैं
सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज मतलब क्या है, तो कि ये दोनों तरफ SO4-2 जो बढ़ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है, इन दोनों को बैलेंस करता है। ऐसा एक डिवाइस ले जिसका शेप यू जैसा है। ऐसा शेप क्यों ले कि दोनों को सॉल्यूशन में इनका जो लास्ट वाला है ना पॉइंट, वो दोनों सॉल्यूशन में मतलब डुबोना चाहिए, होना टच होना चाहिए। तो ऐसे टाइप का इसीलिए इसको यू ट्यूब बोलते हैं। और सॉल्ट ब्रिज मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन को बैलेंस करते हैं, इसलिए इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज का वर्क उसमें क्या होता है ये देखने से पहले ये पूरा थोड़ा सा है उसका EMF ये सब देख ले। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आयन Zn+2 मिल रहे हैं, पॉजिटिव आयन बन रहे हैं सॉल्यूशन में। तो जहाँ पे पॉजिटिव आयन बनते हैं जिसको बोलते हैं एनोड, और उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन को दूर करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एब्जॉर्ब करवाते हैं। इसको कैथोड इज नॉन इज कैथोड, और इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। कैथोड की तरफ पॉजिटिव है और एनोड की तरफ नेगेटिव। अब जब हम इसका EMF देखें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF देखें, तो क्या मिलेगा, ई सेल जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पोटेंशियल मतलब क्या, इनकी वर्क करने की एनर्जी की क्षमता इज नॉन इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का देख, तो सबसे पहले एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड का रिएक्शन होता है। तो हमारे पास है जिंक का 0.76 है और कॉपर का है 0.34 है। ये 11th में प्रीवियस स्टैंडर्ड में आ चुका है। हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके ये ई सेल की वैल्यू निकालते हैं। बट जो हम सेल लेते हैं उन सब में ऑक्सीडेशन की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की वैल्यू अगर साथ में कंसिडर करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए सारे सेल की हम रिडक्शन वैल्यू ही कंसिडर करते हैं, उसको ही माइंड करते हैं। तो ये सेल में सिर्फ रिडक्शन वैल्यू कंसिडर करें तो हमारा कुछ इक्वेशन है, ये जो था ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन हाफ सेल, उसकी जगह एनोड प्लस कैथोड की जगह हमें ये मिलेगा। ई सेल 0.76 प्लस 34 था, 1.1 जो था उसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि रिडक्शन वैल्यू का। तो ई माइनस ऑक्सीडेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस रिडक्शन, क्योंकि ऑपोजिट है तो कैथोड, ई रिडक्शन एनोड, वैसा का वैसा ही है। तो इसको हम आगे ले आते हैं, तो ई रिडक्शन एनोड माइनस, दोनों के बीच में अब माइनस, माइनस ई रिडक्शन कैथोड, तो ई रिडक्शन एनोड प्लस ई रिडक्शन कैथोड। सो 0.34 माइनस माइनस 0.74, 0.34 प्लस 0.74 ई सेल इक्वल टू 1.1 इसकी वैल्यू है। ये यहाँ तक हुआ, ये जो सेल वर्क कर रहा है इसकी वैल्यू है कि ये है। अब देखते हैं सॉल्ट ब्रिज का, हमने थोड़ा बहुत देखा था कि सॉल्ट ब्रिज क्या वर्क करता है, ये अब एक बार देख ले। सॉल्ट ब्रिज है वो दोनों को, जो दोनों सॉल्यूशन है उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उनको बैलेंस करता है। यहाँ पे मान लो मैंने कोई एक KCl लिया, KNO3 लिया, कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, तो K प्लस और NO3 माइनस मान लो ये लिया, तो यहाँ पे K प्लस का आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आयन रहेगा और यहाँ पे NO3 माइनस आएगा और दोनों को बैलेंस करेगा। तो ये है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का वर्क भी आगे हम देखते हैं कि क्या है। U-tube containing a solution of an inert electron such as KCl, KNO3, K2SO4, NH4NO3 etc. सॉल्ट ब्रिज के कुछ फंक्शन है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंप्लीट करता है। ये जो हमने जो पूरा सेल बनाया है उसको कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने में वो हमारी हेल्प करते हैं।
फिर वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को सॉल्ट मतलब एक तरफ पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और पॉजिटिव आयन ज़्यादा है पॉजिटिव आयन कम है तो उसको भी बैलेंस करता है। और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी है, प्रिवेंट करता है। मतलब अगर हमने दो सॉल्यूशन एक में ही ले लिए, एक ही बीकर में हम दो सॉल्यूशन साथ में ले लेते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशन एक साथ हो जाते, तो इसको इज नॉन इज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ऐसे बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सॉल्ट ब्रिज है वो हमारा दोनों के बीच में है। तो दोनों के बीच में इस तरह से रहता है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को बैलेंस कर सके। जैसे यहाँ पे Zn+2 बढ़ गया है और यहाँ पे SO4-2 बन गया है, तो मान लो मैंने KNO3 का लिया तो K प्लस पॉजिटिव आयन यहाँ से यहाँ आएगा और NO3 मायन नेगेटिव मायन यहाँ आएगा और बैलेंस हो जाएगा, ताकि फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके और फिर से करंट भी पास हो सके। इसका वर्क ये मतलब सॉल्ट ब्रिज ये वर्क करता है। मतलब देखो मान लो यहाँ पे NO3 माइनस आए तो ये जो पॉजिटिव Zn+2 है तो NO3 माइनस यहाँ पे आया तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से पास होना स्टार्ट हो जाए। मतलब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे NO3 के और यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा, हो जाएगा स्टार्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन का जैसे यहाँ से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा उसी तरह यहाँ से करंट का भी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये है उसका वर्क, सॉल्ट ब्रिज का वर्क ये है। अब इसके आगे देखो, मान लो I की वैल्यू मतलब हमारा जो करंट है वो ज़ीरो है, मतलब ये कि अभी करंट पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा ई सेल है वो 1.1 हो गया, दोनों का बैलेंस हो गया, अब पास नहीं हो रहा है। मतलब इसका 0.34 और इसका 74 ये कंप्लीट हो गया। मान लो ई सेल 1.1 से कम है, मतलब अभी बैलेंस नहीं हुआ, थोड़ा कम है, तो जिंक फ्लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैसे जैसे हमने समझा है हम समझते आ रहे हैं उसी तरह जिंक से कॉपर तक रहेगा और करंट कॉपर से जिंक तक रहेगा। और जिंक है वो धीरे धीरे डिजोल्व होती जाएगी एनोड और कॉपर वहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, मतलब कॉपर वहाँ पे जमता जाएगा और उसकी जो रोड है उसका रोड ब्रॉड होता जाएगा, मोटा हो जाता है कैथोड। अगर 1.1 से ई सेल ज़्यादा है, उससे ज़्यादा इसका हो गया, मतलब अब उसका फ्लो है वो उल्टा हो गया है। मतलब बाहर से कोई फोर्स दे के उसको इस डिवाइस में उल्टा फोर्स कर रहा है। बाहर से अगर हम उसको फोर्स देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो उल्टी साइड हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाहर से जब फ्लो देते तो उसका जो फ्लो है वो ऑपोजिट साइड हो जाता है। तो यहाँ फ्लो इलेक्ट्रॉन का कॉपर से जिंक की तरफ हो जाता है और करंट है वो जिंक से कॉपर तक हो जाता है। तो जिंक है वो डिपॉजिट होता जाता है और कॉपर है डिजोल्व होता जाता है। नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे, सेकंड हमारे इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें यही होगा। हमारा आज हमने जो सेल पढ़ा है यहाँ पे हमने आज जो सेल पढ़ा है वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर हमारे जो इस चैप्टर में जो आते हैं 1 बाय 1 सेल जैसे हमारे चैप्टर में आते उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी आएगा। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है कि बाहर से फोर्स देते हैं, मैंने थोड़ा बहुत तो समझा दिया कि जब हम बाहर से इसको फोर्स देते हैं तो वो फ्लो है वो ऑपोजिट साइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऐसे जिंक से कॉपर की तरफ जाता है तो बाहर से देते हैं तो फ्लो देते हैं तो कॉपर से जिंक तरफ जाते हैं, नॉन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बट इसको हम डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आज का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर स्टैंडर्ड 12th के लिए था। हमारे ये जो चैप्टर है 3 चैप्टर उसका फर्स्ट टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो भी डिफ़िकल्टी है जो भी है वो आप मुझे फ़ोन करके या तो लिंक पे भेज सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।